इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। पहले दिन जहां बारिश की वजह से बिल्कुल भी खेल नहीं हो सकी और दूसरे दिन जब दोनों टीमों के बीच टॉस हुई तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया ने 46 रनों पर ही घुटने टेक दिए और 150 साल के क्रिकेट इतिहास में ये भारत का टेस्ट मैचों में अपने घर पे खेलते हुए सबसे लोएस्ट टोटल है। सबसे लोएस्ट टोटल क्योंकि इससे पहले भारत अब्रॉड टूर करते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रनों पर ऑल आउट हुई थी, पर वो एक अब्रॉड टूर था, घर से बाहर था। तो कहीं ना कहीं एक शर्मनाक तरह का बैटिंग इंडिया की तरफ से रहा, ये तो कह ही सकते हैं, क्योंकि घर पे खेलते हुए हम ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये स्टार से भरी हुई टीम, इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, तो उम्मीद कर रहे थे कि भारत एक अच्छा फर्स्ट इनिंग्स टोटल खड़ा कर सके न्यूजीलैंड के सामने, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूरी टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिए। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का ये फैसला भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि उससे एक दिन पहले ही जैसे कि पहले दिन बिल्कुल बारिश की वजह से एक भी ओवर मैच नहीं हुआ, मैच हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि टॉस भी नहीं हुआ था। मैच तो छोड़िए, टॉस भी नहीं हुआ था। तो जब पूरे दिन बारिश हुई, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन थी, तो हो सकता है कि टीम इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग भी चूज कर सकती थी, बट रोहित शर्मा ने इन चैलेंजिंग कंडीशंस में विपरीत डिसीजन लिया। उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेक्स्ट मंथ इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो बीजीटी खेला जाता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो उसके लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेवल करेगी। तो वहाँ पे किसी किस्म के चैलेंजिंग विकेट्स मिल सकते हैं, जहाँ पे बॉल सिम भी हो, स्विंग भी हो और बॉल चढ़ती भी है, अच्छी खासी बाउंस भी मिलती है। तो ये बेंगलोर का जो विकेट था कुछ हद तक वैसा ही था, बॉल अच्छी खासी बैट पे भी आ रही थी, बॉल चढ़ भी रही थी और सीम और स्विंग तो हो ही रही थी। तो जिसका फायदा न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने अच्छे तरीके से उठाया। उनके मैट हेनरी ने 5 विकेट चटक लिए, टीम सऊदी ने भी अच्छी बॉल डाली और जो नए गेंदबाज आए और उन्होंने भी काफी अच्छी बॉलिंग की। तो कुल मिला के एक टीम एफर्ट था, तीनों फास्ट बॉलर मिलके भारत की पूरी टीम को उन्होंने 46 रनों पर ऑल आउट कर दिया। और जब बारी आई न्यूजीलैंड की बैटिंग की, तो बैटिंग करते हुए भी दूसरे दिन के खेल खत्म होते होते न्यूजीलैंड ने करीबन 180 रन बना लिए और 134 रनों की उन्होंने बढ़त भी हासिल कर ली। तो एक ऑलरेडी दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते न्यूजीलैंड इस मैच में काफी आगे निकल चुकी थी और सिर्फ उनके 2 ही विकेट गिरे हुए थे। वहीं जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड ने फिर से दमदार खेल दिखाया। हालांकि 4 विकेट इंडिया को जल्दी मिल चुके थे, लेकिन उसके बाद एक तरफ से रचिन रविंद्र विकेट पे डटे हुए थे और उनका साथ निभाया उनके बॉलर टीम सऊदी ने। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इससे पहले उनके ओपनर बैट्समैन डेवन कॉनवे ने भी 91 रनों की अच्छी पारी खेली थी, पर जैसे ही उनका विकेट गिरा उसके बाद दिन का भी धीरे धीरे दूसरे दिन का भी खेल खत्म हुआ और तीसरे दिन के स्टार्टिंग में भारत ने 4 विकेट तो झटक लिए। उनके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को तो पूरी तरीके से भारत ने धराशायी कर दिया और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले 20 रनों के या 30 रनों के बीच पूरी टीम ऑल आउट हो जाएगी और कहीं ना कहीं भारत का 210-20 रनों का मतलब कि लीड रहेगा। लेकिन करते कराते न्यूजीलैंड ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ा और टीम सऊदी और रचिन रविंद्र ने इतनी अच्छी बैटिंग की और काफी पिटाई के साथ भी उन्होंने रन किया कि अच्छे रन रेट के साथ उन्होंने बैटिंग किया, रन रेट को भी मेंटेन रखा। जब एक बार वो सेट हो गए उसके बाद तो सिर्फ छक्के और चौके से ही डील कर रहे थे। रचिन रविंद्र का घर से बाहर ये टेस्ट मैच में पहला शतक भी आ गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो ओरिजिन थी, उनके जो पूर्वज थे वो भी इंडिया से ही थे और बेंगलोर से ही थे, तो एक तरीके से उनका होम ग्राउंड ही था और बेंगलोर में उनका एक बहुत जबरदस्त शतक आया भारत के खिलाफ और ये वो हमेशा याद रखेंगे। और उनका बखूबी साथ निभाया टीम सऊदी ने, उन्होंने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने 402 रनों का स्कोर हासिल कर लिया और साथ ही साथ भारत की पहली पारी जो भारत 46 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, उनसे 356 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली। और उसके बाद जब सेकेंड इनिंग से शुरुआत हुई भारत की बैटिंग की, तो भारत ने अच्छा कमबैक किया, ये तो हम कह सकते हैं। तीसरे दिन के अंत होते होते भारत ने 49 ओवर में 3 विकेट खोकर 231 रन बना दिए और विराट कोहली का विकेट आखिरी गेंद पर आया, जो कि पूरे टीम के लिए या जो भी इंडियन सपोर्टर्स होते हैं, जो भी क्राउड थी या जो भी
टीवी के थ्रू से देख रहे थे, सबके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो इतना अच्छा बैटिंग किए, वो स्ट्रगलिंग फेज जो था, वो मुश्किल फेज उन्होंने और सरफराज ने पूरा पार कर लिया। दिन का आखिरी ओवर का आखिरी गेंद था और कहीं वो अपने विकेट खो गए, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला होगा, क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि ये दोनों चौथे दिन जब स्टार्ट करेंगे एक तेजी के साथ, एक अच्छे रन गति के साथ, भारत पहले तो ये 125 रनों का जो ये अभी भी बढ़त है न्यूजीलैंड के पास, भारत का पहला टारगेट तो ये रहेगा कि ये टारगेट को पहले पूरा किया जाए और उसके बाद जितनी लीड दे सकते हैं, जितनी बढ़त हासिल कर सकते हैं, उतनी अच्छी रहेगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर भी भारत के अच्छे योगदान करते हैं। तो कहीं करते कराते अगर 125 रन पार करने के बाद अगर भारत 200 या 250 तक या 200 तक भी अगर पहुंच सकती है, तो फोर्थ इनिंग्स में न्यूजीलैंड के लिए एक चैलेंजिंग टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ये विकेट वैसी नहीं रहेगी। यहाँ पे स्पिनर्स को ऑलरेडी मदद मिलना स्टार्ट हो गया। भारत के जो दूसरे पारी में 3 विकेट गिरे हैं, तीनों के तीनों स्पिनर्स ने लिए हैं, 2 अजाज पटेल ने और एक ग्लेन फिलिप्स ने। जो ग्लेन फिलिप्स ने आखिरी ओवर डाला था उसमें आखिरी बॉल में विराट कोहली को आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव, तो भारतीय स्पिनर्स को भी जरूर मदद मिलेगा। अगर 200 रन का भी भारत टारगेट दे सकती है न्यूजीलैंड को फोर्थ इनिंग्स में, तो ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए एक अच्छी खासी कम्पिटेटिव, एक चैलेंजिंग स्कोर हो जाएगी। और तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते विराट कोहली तो अपने विकेट गवा ही गए, बट साथ ही साथ उनके साथ क्रीज पे सरफराज खान भी मौजूद थे, बट वो दोनों ही 70 रन के स्कोर पे खेल रहे थे। विराट कोहली आउट हो गए बट सरफराज नॉट आउट गए। और भारत की तरफ से दूसरी पारी में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के बीच भी एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी और वो भी तेजी के साथ उन्होंने रन बनाया और पूरी की पूरी पारी ही तेजी के साथ चली। तो कहीं ना कहीं भारत का माइंडसेट भी जो था वो काफी पॉजिटिव था और उनको भी ये लग रहा था कि हाँ, शायद ये रन पार करके अगर हम लोग 150, 200 या जो भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं वो उनके लिए बेनिफिट होगा और न्यूजीलैंड को ये चैलेंजिंग हो सकता है फोर्थ इनिंग्स में। और भारत की तरफ से दूसरे पारी में रोहित शर्मा ने उन्होंने सिर्फ 63 गेंद में 52 रन बना दिए और यशस्वी जायसवाल ने 52 गेंद में 35 रन बनाए और विराट कोहली जो कि 102 गेंद पे 70 रन बनाकर आउट हो गए और सरफराज 78 गेंदों पे 70 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जो कल फिर से वो स्टार्ट करेंगे। और ये देखना होगा कि ऋषभ पंत को तो थोड़ी सी इंजरी आई हुई है, तो ये देखना होगा कि क्या वो कल बैटिंग कर सकते हैं या वो कितना मैच फिट हैं या रनिंग कर पाएंगे या नहीं। ये देखना होगा कि कल उनके साथ स्टार्टिंग में कौन आता है, केएल राहुल आते हैं या रविंद्र जडेजा आते हैं या सरफराज आते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी, क्योंकि पहला टारगेट तो भारत का 125 रन जो अभी भी न्यूजीलैंड ऊपर है, इसको पहले पार करना होगा और उसके बाद और कोशिश करना होगा कि 150 या 200 रन एक्स्ट्रा न्यूजीलैंड के लिए लगा दें, जो कि उनका टारगेट होगा। और इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते कई सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, साथ ही साथ कुछ नए रिकॉर्ड्स भी बने। जैसे कि आज पूरे दिन भर का जब खेल खत्म हुआ तो दोनों टीम्स का रन मिला के 453 रन बन गए थे, और जो कि अभी तक इंडिया में टेस्ट मैच जो भी क्रिकेट का इतिहास रहा है, ये सेकेंड सबसे हाईएस्ट रन बना। इससे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच 2009 में मुंबई के ब्रोवरन स्टेडियम में जो मैच टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उसके दूसरे दिन दोनों टीमों ने मिलकर 470 रन तक एक दिन में बना दिए थे, जो कि अभी तक का हाईएस्ट था इंडिया में खेलते हुए। लेकिन इस मैच में न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों टीमों की जब रन्स हम मिलाते हैं तो 453 रन इस मैच में बन गए। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये सेकंड हाईएस्ट रन रहा। और इसके बाद तीसरे में जो कि इधर हाल में ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था, उसके चौथे दिन में कानपुर में 437 रन तक मतलब कि रन बन गया था दिन का खेल खत्म होते होते। पहली पारी में जहां दोनों ही बैट्समैन फ्लॉप रहे थे, सरफराज और विराट दोनों ही 0 पर आउट हो गए थे, बट दूसरी पारी में दोनों ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। विराट और सरफराज ने दोनों मिलकर मैदान पर खूब धूम धड़ाका मचाया। इस दौरान विराट ने 70 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक पूरा करने के कुछ देर बाद ही विराट कोहली ने टेस्ट मैच क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे कर लिए और ये उपलब्धि उन्होंने अपनी 197वें टेस्ट पारी पर हासिल किया। इसके अलावा भारत की ओर से ये कारनामा मात्र 3 बैट्समैन ही कर चुके हैं, जो कि मतलब टेस्ट में 9000 या उससे अधिक रन बनाए, जिनमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का नाम शामिल है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लेजेंड्स की लिस्ट में विराट भी एक
लेजेंड ही हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में अभी तक पूरे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले 3 ही ऐसे बल्लेबाज थे, सचिन, सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़, जिन्होंने 9,000 रन पार किया था। काफी बड़े बड़े बल्लेबाज आए, बट ये कारनामा सभी ने नहीं कर पाया। और इस जनरेशन के कहीं ना कहीं विराट तो लेजेंड है, तो इसीलिए चौथा बैट्समैन बन गया विराट, जो कि लाल बॉल के क्रिकेट में 9,000 रन का आंकड़ा हासिल कर लिया। तो जिस पॉजिटिव इंटेंट और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ विराट और सरफराज बैटिंग की, और उससे पहले रोहित शर्मा भी, तो कहीं ना कहीं फैसले के लिए तो टीम देख रही है। ऐसा तो नहीं कि मैच बचाने का या ड्रॉ करने का सोच रही है। जो इंटेंट उन्होंने दिखाया, जो माइंडसेट उन्होंने दिखाया, काफी तेज बल्लेबाजी हुई और इंडिया काफी पॉजिटिव तरीके से बैटिंग किया। तो ये सोच भी कहीं रहा ही होगा कि 125 रन जो भी अभी पीछे हैं, उसको पार करने के बाद जो भी भारत उनके सामने टारगेट दे सके, तो 4th इनिंग्स में भारतीय स्पिनर बहुत ज्यादा यहाँ पे इस विकेट का फायदा उठा सकते हैं। और 150-200 रन भी न्यूजीलैंड के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि स्पिनर्स के सामने न्यूजीलैंड की भी कुछ अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं रहती है, खास करके हमारे सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इससे पहले उन्होंने श्रीलंका भी ट्रेवल किया था, तो वहाँ भी काफी बुरी हालत हो गई थी पूरी न्यूजीलैंड टीम की। तो स्पिन के सामने दिक्कत हो सकती है, और हमारे पास जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, 4th इनिंग्स में 150 रन बनाने भी न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा। तो ये मैच जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग किया 2nd इनिंग्स में, ये तो टोन उन्होंने सेट कर दिया है। लेकिन वही आखिरी बॉल पे अगर विराट का विकेट नहीं जाता, तो जो मोमेंटम होता है ना, वो भारत के साथ जाती है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, बट मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी भारत के पास काफी बल्लेबाजी बचा हुआ है। अश्विन तक तो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, और जो हमारे टेल एंडर्स भी आते हैं, वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बल्ले के साथ। तो अगर भारत 150 रन भी एक्स्ट्रा बनाता है, तो 4th इनिंग्स में न्यूजीलैंड को तकलीफ हो सकता है ये रन चेस करने में। तो ये जो कल का दिन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सरफराज के साथ देखना होगा कि कौन आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये 4th डे ही इस मैच का इंपॉर्टेंट डे हो सकता है। यही डिसाइड कर देगा कि ये मैच किस दिशा में जा रही है। अगर कल स्टार्टिंग में भारत ने पहला सेशन अगर अच्छे से निकाल लिया, और उनका जो भी 125 रन पीछे वहां तक पहुंचने के बाद दूसरे और तीसरे सेशन में मिला के भारत अगर 150-200 रन न्यूजीलैंड को टारगेट दे देती है, तो हो सकता है कि 5th डे में न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा। तो ये मैच कल का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का दिन ही तय कर देगा कि ये मैच किस दिशा में जा रहा है। अगर स्टार्टिंग में भारत ने अगर विकेट खो दिए, तो ये तो न्यूजीलैंड के लिए मैच है। अभी भी कह सकते इस मैच में न्यूजीलैंड ही आ गया, क्योंकि भारत ने तो फर्स्ट पारी में सिर्फ 46 रन बनाए थे। तो उसके बाद भी अगर कमबैक कर रही है, तो ये काबिल तारीफ है भारत के लिए। और अगर ये मैच यहाँ से जीत भी जाती है, तो ये भी एक हिस्टोरिकल मैच बन जाएगा कि 46 में कोई टीम आउट होती है अपने ही घर पे खेलते हुए, उसके बाद भी 2nd इनिंग्स में इतने अच्छे कमबैक किया और ये टेस्ट मैच जीत भी लिया। तो ये संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए कल का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत ये चौथा दिन का पहला 2 सेशन अगर अपने नाम कर लेता है, उनके टारगेट, उनके जो रन है उनको पूरा करके अगर थोड़ा सा भी कुछ रन आगे बढ़ जाते हैं, और दिन के खेल का खत्म होते होते अगर 150-200 जो भी रन भारत आगे बढ़ेगा, ये उनके लिए पॉजिटिव होगा, और न्यूजीलैंड के लिए उतनी ही मुश्किल होती जाएगी ये टेस्ट मैच। तो अभी ऐसा लग रहा है कि 4th डे ही डिसाइड कर देगा कि ये मैच 5th डे तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डे रहेगा कल का दिन, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोनों टीम के लिए। और उधर बात करें अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड की, तो दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है फाइनली 3 साल के बाद। और 11 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिव 11 टेस्ट मैच जो अपने घर पे पाकिस्तान हार गई, उसके बाद फाइनली पाकिस्तान को जीत हासिल हुई। और शान मसूद की कप्तानी में भी ये पाकिस्तान का पहला जीत है टेस्ट मैच में अपने घर पे खेलते हुए। तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिला होगा। तो जो भी है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ही दूसरा मैच भी खेला गया। तो इंग्लैंड कमेंटेटर्स तो ऐसा भी कह रहे थे कि ये 9th डे विकेट है, जो भी है, क्योंकि एक ही विकेट पे दोनों मैच खेला गया। तो पहला मैच तो पाकिस्तान का कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, वहाँ पे उन्होंने जो भी विकेट्स बनाए थे, उनकी फास्ट बॉलर की भी अच्छी खासी पिटाई होगी, वो भी हिस्टोरिकल मैच बन गया। इंग्लैंड ने 5 इनिंग्स में 850 रन बना दिए। तो दूसरे मैच में कहीं ना कहीं विकेट तो सेम था, मैदान भी सेम था, सब कुछ सेम था, बट उन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और एक स्पिन ट्रैक बनाया, और उनके स्पिनर्स काफी अच्छे कर गए हैं। नोमान अली और साजिद खान ने दोनों पारी में कुल मिला के उन्होंने दोनों स्पिनर्स ने ही 20 विकेट ले लिए, और पाकिस्तान फाइनली अपने घर में एक मैच जीता। तो ये तो रहा क्रिकेट का अपडेट इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच से, और उधर इंग्लैंड और पाकिस्तान के हवाले से भी। अब देखना होगा, उनका भी एक और टेस्ट मैच खेला जाना बाकी है, और इस मैच में भी हम लोग बने रहेंगे। कल का दिन सब कुछ डिसाइड कर देगा कि क्या होता है, कि सरफराज कैसे बैटिंग करते हैं। अगर सरफराज एक लंबा 100 बनाते हैं, तो वो भारत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि इंडिया यहाँ से इतना जब कमबैक कर लिया है, तो भारत ये जो भी अभी तक उनके पीछे जो भी रन उनसे आगे, उनको पहले उतारे, उसके बाद एक
टारगेट सेट करें न्यूजीलैंड के लिए और ये मैच भी भारत जीत जाए और एक हिस्टोरिकल मैच इसको बना दे, तो हम यही उम्मीद कर सकते हैं। तो बने रहिए क्रिकेट की न्यूज़ के साथ और क्रिकेट रिकैप चैनल के साथ। इसी तरह क्रिकेट की न्यूज़ पे हम लोग बातें करते रहेंगे, जो भी दुनिया भर में मैच चलेंगी कोशिश करेंगे उनको कवर करने का, उन पर बातें करने का। तो क्रिकेट रिकैप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कोशिश करते हैं सब लोग साथ में ग्रो करने का। और थैंक यू।